इस चैप्टर का फाइनल सेक्शन है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को समझने से पहले हम एक प्रॉब्लम करते हैं और इसी प्रॉब्लम के थ्रू ये कंसेप्ट समझेंगे। प्रॉब्लम ये है, फाइंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 74.5 ग्राम ऑफ KCl इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। Kb फॉर वाटर इज 0.52। तो ये प्रॉब्लम जैसे हमने अभी तक प्रॉब्लम्स की उस तरह की किसी भी नॉर्मल प्रॉब्लम की तरह है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB W2/M2, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, इंटू 1000/W1, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो गया। वैल्यू पुट करी तो ये गया 0.52 इंटू 74.5, ये KCl का मास हो गया। और KCl के लिए अगर मैं मोलर मास निकालूं तो मोलर मास ऑफ KCl भी 74.5 ही है, तो डिवाइडेड बाई 74.5 इंटू 1000/1000, तो ये कैंसिल हो गया सब कुछ और डेल्टा TB की वैल्यू 0.52 आ गई। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का होगा वो 100.52 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इतना सिंपल प्रॉब्लम इन्होंने क्यों कराया। जब हम एक्चुअली देखते हैं, सपोज करो मैं ये सोल्यूशन लूँ, तो जो TB एक्चुअल होगा उसकी वैल्यू 100.52 ना होकर के अप्रॉक्सीमेटली 101.04 होगी। यानी कि जो डेल्टा TB में 0.52 एक्सपेक्ट कर रहा था वो 0.52 ना होकर के 1.04 हो गया। ये क्यों हुआ, ये समझने की जरूरत। अब अगर यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा आ गई है, यानी कि जैसे 0.52 की बजाय 1.02 आ गई है, तो मान लो मैं एक और प्रॉब्लम किसी को देता जहां पर मैं ये कहता कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट of solution when 74.5 gram of a non-volatile solute is dissolved in 1000 gram of water is 1.04. Find molar mass of solute if Kb for water is 0.52. तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे तो मेरा वैल्यू क्या जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB W2/M2 इंटू 1000/M1। अब यहाँ वैल्यू पुट करें तो 1.04 इज इक्वल टू 0.52 इंटू 74.5 अपॉन M2 इंटू 1000 ये M1 नहीं, ये W1 है, माई मिस्टेक, 1000/1000। तो यहाँ से फिर जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो M2 की वैल्यू 74.5/2 आ गई। यानी कि जब मैं KCl एज अ सल्यूट ले रहा हूँ तो जो मेरी डेल्टा TB की वैल्यू है, मैं इसको डेल्टा TB डैश अभी लिख रहा हूँ, ये ट्वाइस ऑफ डेल्टा TB हो जा रही है। यानी कि जितना मैं डेल्टा TB एक्सपेक्ट कर रहा था उससे डबल हो जा रही है। और जब मैं मॉलिक्यूलर मास निकाल रहा हूँ तो जो M2 डैश की वैल्यू है वो जो एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास है उसका हाफ हो जा रहा है। ये जो एबनॉर्मेलिटी है ये क्यों आई, ये इस टॉपिक में हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस एबनॉर्मेलिटी का कारण है डिसोसिएशन। बिकॉज KCl जो है इसको जब मैं वाटर में डालता हूँ तो K++Cl- में ब्रेक कर जाता है। यानी कि जब मैंने 74.5 ग्राम ऑफ KCl लिया तो मैंने तो सोचा कि मैंने 1 मोल KCl लिया था, यानी कि मेरी मोलैलिटी 1 मोलल है, इसलिए मेरा डेल्टा TB 0.52 आएगा। पर सोल्यूशन में जा कर के ये डिसोशिएट हो गए और ये वास्तव में 2 मोल सल्यूट पार्टिकल हो गए। और चूंकि 2 मोल सल्यूट पार्टिकल हैं इसलिए मोलैलिटी 2 मोलल हो गई। 2 मोलल मोलैलिटी के हिसाब से जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो 1.04 आया। तो ये जो एबनॉर्मल मोलर मास आया ये इसलिए आया क्योंकि KCl सोल्यूशन में जा करके डिसोशिएट हो गया। अच्छा, डिसोसिएशन ही एकमात्र कारण नहीं जिसकी वजह से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। जब भी हम
एसिटिक एसिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे मैं एसिटिक एसिड ले लूँ CH3COOH, और जानबूझ करके मैं इसका ये OH का COH का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, और इसको बेंजीन जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दूँ, तो जो इसकी ये मिथाइल चेन है ये तो बेंजीन के साथ कंपेटिबल है, लेकिन जो इसका एसिड वाला पार्ट है ये बेंजीन में खुश नहीं है, बिकॉज ये जो ग्रुप है ये ग्रुप पोलर है और बेंजीन नॉन पोलर है। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल क्या करता है, या जो और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बेंजीन में जा करके क्या करते हैं, ये एसोसिएशन शो कर देते हैं। वर्ड इज एसोसिएशन, यानी कि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल करके एक डाइमर बना लेंगे। अब अगर यहाँ पर एसोसिएशन होने लगा, तो अगर सपोज करो तुमने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला है, तो वो सोल्यूशन में जा करके तो हाफ मोल ही रह जाएगा। तो जहाँ पर आप अपनी मोलैलिटी 1 मोलल समझ रहे थे, वो सोल्यूशन में जा करके हाफ मोलल ही रह जाएगी। तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे KCl के केस में डबल हो गई थी, एसिटिक एसिड इन बेंजीन के केस में हाफ हो जाएगी। और चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हम सारे फॉर्मूले में देखते हैं डेल्टा TB डेल्टा TF, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर रखूं तो मोलर मास हमेशा राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में आता है। तो इसका मतलब चूंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है, तो जैसे KCl में मास हाफ होकर के आ जा रहा था, वैसे एसिटिक एसिड में मास डबल होके आ जा रहा है। ये जो एबनॉर्मल नेचर है, इसकी वजह से हमारे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केमिस्ट थे वैन 't हॉफ, उन्होंने एक वैन 't हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि हम एक नया पैरामीटर डिफाइन करते हैं I, जो मुझे ये बताएगा कि सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हैं, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, और ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितने मोल पार्टिकल डाले। अगर तुमने 1 मोल KCl सोल्यूशन वाटर में बनाया, तो सोल्यूशन में जाकर के तो वो 2 मोल हो गए ना, और अगर तुमने 1 मोल एसिटिक एसिड बेंजीन में बनाया, तो सोल्यूशन में जाके वो आधा ही मोल हो गया। तो वैन 't हॉफ फैक्टर I इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड टू सोल्यूशन, यानी कि KCl वाले केस में न्यूमरेटर में 2 मोल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 मोल हो जाएगा। हमने 1 मोल ऐड किया जो कि सोल्यूशन में जाकर के 2 मोल हो गया। और जो पीछे एसिटिक एसिड वाला केस था, उसमें न्यूमरेटर में हाफ मोल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 मोल रहेगा, बिकॉज जब मैंने 1 मोल एसिटिक एसिड डाला तो वो मिल करके एसोसिएट होकर के सोल्यूशन में हाफ मोल ही रह गया। तो ये जो I की वैल्यू है, चूंकि जो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं I को ये भी कह सकता हूँ कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये भी कह सकते हैं नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर मैं पिछले दोनों एग्जाम्पल को देखूं, तो KCl में 1 मोल पार्टिकल ब्रेक करके 2 मोल हो गए थे, सोल्यूशन में गया तो KCl जो था ये ब्रेक करके K+ और Cl- 2 पार्टिकल में ब्रेक कर गया था। तो यहाँ पे I की वैल्यू 2 हो जाएगी। जो दूसरा एग्जाम्पल था एसिटिक एसिड इन बेंजीन वाले का, वहाँ पर एसोसिएशन हो गया था, तो वहाँ पर I की वैल्यू हाफ हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पर 2 पार्टिकल जुड़ करके 1 पार्टिकल बन गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन अगर 1 है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड टू द सोल्यूशन 2 रहा होगा। तो इस तरह से I की वैल्यू डिसोसिएशन के केस में 1 से बड़ी और एसोसिएशन के केस में 1 से छोटी हो जाएगी, बिकॉज डिसोसिएशन में सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल ऐड किए गए हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगे, और जब एसोसिएशन होगा, चीज़ें जुड़ेंगी, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल ऐड किए गए हैं उससे कम हो जाएंगे। अब हमने क्या किया कि जो भी पीछे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बिकॉज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज I टाइम्स कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस इक्वेशन को देखें और ये कैलकुलेटेड वाला टर्म यहाँ ले आएँ, तो इसका मतलब जो मुझको डेल्टा
P बाई पी नॉट मिल रहा था, जिसको मैं पहले x2 लिखता था, अब उसको आई x2 लिख दूं। डेल्टा टी बी की वैल्यू आई के बी एम कर दूं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई के एफ एम कर दूं, या पाई की वैल्यू आई सी आर टी कर दूं। यानी कि जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पीछे मेजर कर रहा था उसमें आई का मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो ये जो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उसकी प्रॉब्लम चली जाएगी। अब ये जो मेरी चारों नई इक्वेशन बनी, ये प्रॉब्लम पिछले प्रॉब्लम की तरह से ही करना है, लेकिन पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास दो पैरामीटर थे, अब आई एक तीसरा पैरामीटर हो गया। आइए अब हम जनरल केस में जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो तो आई कैसे निकालेंगे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू डिसोसिएशन। सपोज करो मेरे पास कोई एक पार्टिकल है ए जो कि डिसोशिएट करके एन बी बना दिया। जैसे KCl था, इसने दो पार्टिकल दे दिए, तो KCl के लिए n की वैल्यू 2 हो गई। या सपोज करो ये K2SO4 हो तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो अगर मैं कंप्लीट डिसोसिएशन मानूं तो I की वैल्यू n हो जाएगी, यानी कि KCl में I की वैल्यू 2 हो जाएगी, K2SO4 में I की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिसोसिएशन कंप्लीट हो। हमने पीछे 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो ये भी हो सकता है कि डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो, जो मेरा परसेंटेज डिसोसिएशन है या जो फ्रैक्शनल डिसोसिएशन है वो 1 ना हो करके कोई छोटा नंबर हो। तो अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फ़ा ले लूँ, तो सपोज करो मेरे पास ए था जो कि एन बी दे रहा था। इनिशियली ए के नंबर ऑफ पार्टिकल सी थे, बी के 0 थे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ तो सी अल्फ़ा पार्टिकल डिसोशिएट हो गए। तो यानी कि ए के पार्टिकल बचे सी माइनस सी अल्फ़ा और बी के पार्टिकल हो गए एन सी अल्फ़ा। बिकॉज अगर एक ए एन बी के पार्टिकल देता है तो सी अल्फ़ा ए डिसोशिएट होकर के एन सी अल्फ़ा पार्टिकल देंगे। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में कितने पार्टिकल हैं? एक तो कुछ ए हैं जिसकी वैल्यू सी माइनस सी अल्फ़ा है, प्लस कुछ बी हैं जिसकी वैल्यू एन सी अल्फ़ा है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच वर एडेड। हमने तो सोल्यूशन में सी पार्टिकल्स ऐड किए थे, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, जिसको मैं 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा कह सकता हूँ। जहाँ पे n की वैल्यू KCl जैसे पार्टिकल जो कि दो पार्टिकल में टूटते हैं उनके लिए 2 हो जाएगी, K2SO4 जैसे पार्टिकल के लिए 3 हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके ऑपोजिट अगर मैं एसोसिएशन का केस देखूं, यानी कि कोई ऐसा केस है जहाँ पर n पार्टिकल्स ऑफ A मिल करके B दे रहे हैं, एसोशिएट करके एक पार्टिकल B दे रहे हैं। इनिशियली A के C मोल थे, बी के 0 थे, और अगर डिग्री ऑफ एसोसिएशन पहले की तरह से ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फ़ा हो तो सी में से सी अल्फ़ा पार्टिकल एसोशिएट कर गए, इसलिए ए के पार्टिकल रह गए सी माइनस सी अल्फ़ा और बी के पार्टिकल हो गए सी अल्फ़ा बाई एन, बिकॉज एन मोल्स ऑफ ए एक मोल ऑफ बी दे रहे हैं। तो आई की वैल्यू हो गई नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए जो कि सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी जो कि है सी अल्फ़ा बाई एन। ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सोल्यूशन है, डिवाइडेड बाई सी, ये वो पार्टिकल है जो हमने सोल्यूशन में ऐड किए थे, विच इज़ 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, जिसको मैं 1 माइनस एन एल्सियम ले लूँ तो n माइनस 1 अल्फ़ा कह सकता हूँ। तो ये एसोसिएशन का केस हो गया। अगर डाइमराइजेशन हो रहा है, दो पार्टिकल जुड़ रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n इज इक्वल टू 2 के लिए i की वैल्यू
1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। n इज इक्वल टू 3 के लिए मान लो कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे ट्राइमर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ पर i की वैल्यू 1 माइनस 2 बाई 3 अल्फ़ा हो जाएगी। ये प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolved in 25 gram of benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 Kelvin. Kb for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is percentage association of acid if it forms dimer in solution? तो यहाँ पर बेंजीन में बेंजोइक एसिड है ये बता दिया, इसका मतलब मोलर मास भी दे दिया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी भी दे दी। तो जो मेरे 3 पैरामीटर थे डेल्टा टीबी, मोलर मास और आई, उनमें से डेल्टा टीबी और मोलर मास दोनों मिल गए। मुझे आई की वैल्यू निकालनी है और जैसे मैंने अभी अल्फ़ा को आई से रिलेट किया था उससे फ्रैक्शनल एसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल लेंगे। तो अगर 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के मिल करके, दो इसलिए बिकॉज उन्होंने कहा कि वो डाइमर फॉर्म करता है, 2 मॉलिक्यूल बेंजोइक एसिड के मिल करके एक डाइमर फॉर्म करते हैं। तो अगर इसके C पार्टिकल थे, इसके 0 थे, तो अगर फ्रैक्शनल एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा है तो इसके पार्टिकल C माइनस सी अल्फ़ा हो जाएंगे जैसा भी हम कर रहे थे, और जो ये डाइमर है इसके पार्टिकल हो जाएंगे C अल्फ़ा बाई 2, जैसे हम पीछे C अल्फ़ा बाई n कर रहे थे वैसे C अल्फ़ा बाई 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर I की वैल्यू C माइनस सी अल्फ़ा प्लस सी अल्फ़ा बाई 2, ये टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन सोल्यूशन हो गए, डिवाइडेड बाई C, वो पार्टिकल जो हमने ऐड किए थे, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 हो गई। अब मैं फॉर्मूला लगाऊं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, जहाँ m की जगह पर मैं W2 बाई M2, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए, इंटू 1000 बाई W1, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो गया। ये फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1.62 इज इक्वल टू आई इंटू 4.9, के बी जो है बेंजीन के लिए 4.9 गिवन है, इंटू W2 बाई M2। W2 बेंजोइक एसिड जो मेरा सल्यूट है वो 2 ग्राम गिवन है। मोलार मास ऑफ बेंजोइक एसिड 122 होता है, तो इसका मतलब 2 बाई 122 इंटू 1000 बाई 25, ये रिलेशन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 0.504। अब मैंने ये जो रिलेशन निकाला है इससे अगर रिलेट करूं तो 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू 0.504, यानी कि अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0.504 विच इज इक्वल टू 0.496। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा हो गया ट्वाइस ऑफ 0.496। ये सॉल्व करेंगे तो ये 0.992 आ गया। इसका मतलब अगर मैं परसेंटेज में दिखाऊं तो 99.2% बेंजोइक एसिड मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड। अब इस प्रॉब्लम में क्या था कि मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास दोनों दे दिया था, मुझे I की वैल्यू निकालनी थी और I की वैल्यू से अल्फ़ा को रिलेट करना था। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में 0.6 ml of acetic acid having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter of water
द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वॉज 0.0205 डिग्री सेल्सियस. कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है उसको इस बार वाटर में डाला गया. तो जब एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालते हैं तो वो एसोशिएट करता है, लेकिन एसिटिक एसिड को वाटर में डालेंगे तो हमने लास्ट इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ये वीक एसिड है, ये डिसोशिएट कर जाएगा. तो यहाँ पर वैन हॉफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा. हम लोग उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं. तो पहले तो 0.6 ml एसिटिक एसिड है जिसकी डेंसिटी 1.06 ग्राम पर ml है. इसका मतलब जो एसिटिक एसिड का अमाउंट है मास ऑफ एसिड, ये हो गया, इसको मैं W2 भी कह सकता हूँ, ये हो गया 0.6 इंटू 1.06, ये आ गया 0.636 ग्राम. 1 लीटर वाटर में डिजॉल्व किया गया है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि जो वाटर है उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है. तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम W1 आ गया. ये W2 था मास ऑफ एसिड. डेल्टा TF की वैल्यू जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो यहाँ पर 0.0205 गिवन है, और KF की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, बट हम बुक से देख सकते हैं कि वाटर के लिए KF की वैल्यू 1.86 होती है. तो यहाँ पर मैं अगर रिलेट करूँ डेल्टा TF इज इक्वल टू आई KF M, जहाँ पर M को मैं W2/M2 इंटू 1000 बाई W1 अपॉइंट करना चाहूँ, तो यहाँ पर मुझे M2 नहीं पता है. ये भी देख लेते हैं. एसिटिक एसिड के लिए तो M2 की वैल्यू 60 आ जाएगी. तो इन सब चीज़ों को मिला करके मैं कह सकता हूँ 0.0205 ये डेल्टा TF आ गया इज इक्वल टू 1.86 KF आ गया इंटू W2 विच इज़ 0.636 अपॉन M2 जिसकी वैल्यू 60 है इंटू 1000 बाई 1000 बिकॉज W1 भी 1000 है इंटू I. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू 1.041 आ गई. तो ये मेरा पहला पार्ट आ गया, कैलकुलेट द वैन हॉफ फैक्टर. दूसरा है वी हैव टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. तो अगर मैं एसिटिक एसिड के लिए डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखूं, थोड़ी देर के लिए मैं एसिटिक एसिड को HAC लिख रहा हूं विच गिव्स H प्लस AC माइनस, जिसका कंसंट्रेशन C होता, ये 0 हो जाता, तो बाद में ये C माइनस C अल्फ़ा हो जाता है, ये C अल्फ़ा हो जाता है, ये C अल्फ़ा हो जाता है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka की वैल्यू C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा आ जाती है. तो पहली ज़रूरत तो मेरे को है C निकालने की. C इज़ मोलैरिटी विच इज़ approximately equal to molality in this case because this is very dilute solution. तो 1 लीटर में 0.636 ग्राम है. इसको मैं मोलर मास से डिवाइड कर दूं 60 से, तो कंसंट्रेशन आ गया 0.0106 मोलर. ये C की वैल्यू हो गई. और चूंकि यहाँ पर जो I है उसकी वैल्यू हो जाएगी C माइनस C अल्फ़ा प्लस 2C अल्फ़ा. C माइनस C अल्फ़ा ये एसिटिक एसिड के लिए और 2C अल्फ़ा H प्लस आयन और एस्टेट आयन के लिए डिवाइडेड बाई C जिसकी वैल्यू 1 प्लस अल्फ़ा है, और पीछे मैंने निकाला इसकी वैल्यू 1.041 है. तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 0.041. तो कंसंट्रेशन आ गया सिंपल, कितना मास था उससे ही, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गई I से, वैन हॉफ फैक्टर से जो मैंने पीछे निकाला. अब मैं क्लास 11 से कंसेप्ट लगाऊंगा तो K की वैल्यू C² अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फ़ा हो गई.
क्योंकि अगर आपको याद हो तो के की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू एसिटेट बाई HAC होती थी। H प्लस सी अल्फ़ा है, एसिटेट सी अल्फ़ा है, और HAC का C माइनस सी अल्फ़ा है विच इज़ C1 माइनस अल्फ़ा। ये एक C यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो Ka की वैल्यू हो गई C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। C की वैल्यू ये गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू ये गिवन है। कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 0.0106 इंटू 0.041 स्क्वायर अपॉन 0.959। सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू 1.86 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 आ जाएगी।